हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए आज का क्लास एसएससी मैथ में। तो देखिए, एसएससी मैथ में क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारा चैनल, वो लोग सब्सक्राइब सबसे पहले कर ले, ताकि आपका इस पर लोड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसके बाद लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन में चलता हूं। क्या कहता है आज का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ऐसा उसने बोला, और बी उस कार्य को 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर लेता है। ए और बी इसने बोला, सवाल बहुत ही अच्छा है। ए प्लस बी मिलकर के किसी कार्य को 24 दिन में करता है, राइट। और कहता है कि बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिनों में करता है, यानी कि 1/3 भाग जो है, यानी पार्ट जो है, ये करता है बी कितने दिनों में? तो उसने बोला बी जो है 12 दिन में करता है। इसका मतलब बी कंप्लीट कितना दिनों में करेगा? ये उधर जाके उलट जाएगा, इसका मतलब 36। क्लियर हो गया? और जब आपको ए शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो शेष कार्य को ए को करना है कितने दिनों में? तो ए को शेष कार्य, ए तो मालूम रहेगा तब ना, शेष कार्य कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले इस दोनों से निकाल लेता हूं कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ए कितने दिन, दोनों को ऊपर में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और नीचे में क्या करेंगे, घटा के। तो कितना हो जाएगा, 12। 12 से यहाँ पे 2, यानी कि ए उस कार्य को अगर कंप्लीट करेगा तो 72 दिन। लेकिन ए को तो उतना करना नहीं है, 1/3 हो गया है, तो रिमेनिंग पार्ट इसका कितना हो जाएगा? ये रिमेनिंग पार्ट कार्य का कितना होगा, रिमेनिंग वर्क बोलेंगे यहाँ से, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से, 2/3 पार्ट। 2/3 कैसे, 1 में से 1/3 को घटा लेंगे तो ये 2/3 बच जाएगा। इतना ही कार्य को 2/3 पार्ट को करने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो 2/3 into 72, 3 से ये कितना हो जाएगा, 24 या 72, यानी 24 गुना 48 दिन कंप्लीट लगेगा। देखिए कितनी झकास आंसर हो गया। तो इस तरीके से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 48 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा। बहुत ही खूबसूरत। सबसे पहले ये जो दिया हुआ उससे हम ए का फाइंड आउट कर लिए, चूंकि ये तो एक पार्ट करेगा लेकिन उसको 2/3 पार्ट करना। आप डायरेक्ट 2/3 यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप कर लीजिए तो भी बेटर है। तो आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से एंजॉय करके पढ़िए प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये 2, जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा, देखिए कितना खूबसूरत है। बोला एक शंकु एक सिलेंडर की ऊंचाई बराबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला कि एक शंकु और सिलेंडर की ऊंचाई जो है वो आपका बराबर है। चलिए हम लोग यहाँ से देखता हूँ कि एक सिलेंडर है जिसकी एक शंकु और सिलेंडर की ऊंचाई जो है उसने बोला बराबर है और रेशियो में निकाला। तो चलिए, बोला ये शंकु है यानी कि कोण हो गया, और ये सिलेंडर हो गया यानी कि बेलन। उसने बोला ऊंचाई बराबर है, तो ऊंचाई लिखेंगे, एरो लगा के लिख देंगे बराबर है, यानी 1:1 है। फिर उसने बोला कि आधारों की त्रिज्याएं बराबर है। त्रिज्या बराबर नहीं है, त्रिज्या का रेशियो दिया हुआ है 2:1 है। तब आपसे प्रश्न क्या कि उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ये वॉल्यूम लिख देता हूं, एरो इस तरह से। अगर ये शंकु है तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 और इसका पाई r² h होता है, ठीक है। ये सिलेंडर है तो इसका पाई और ये r² h होता है, मतलब इसका RH अलग ले लिया, इसका RH अलग ले लिया, एक फार्मूला के तौर पर ले लिया। लेकिन यहाँ तो बोला दोनों ऊंचाई बराबर है, यहाँ पे ऊंचाई बराबर है, रेडियस का अनुपात ये दिया। वॉल्यूम आपसे पूछा तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई और इसका r, तो r तो यहाँ पे 2 है शंकु का, तो 2 का स्क्वायर 4 और ऊंचाई की जगह पे 1। फिर रेशियो, तो इसका पाई होता है r², इसका r 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और ऊंचाई 1 है तो 1। आपको जितना देर काटने में लगेगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
और ये 3 उधर चला जाएगा, क्या होगा 4:3 इज द राइट आंसर। कितना खूबसूरत सा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, केवल अगर फार्मूला याद है तो बस चुटकियों में ये सवाल हल कर जाएगा। तब प्यारे बच्चों बताइए कि वास्तव में सवाल झकास है कि नहीं झकास है, इतनी बेहतरीन कंसेप्ट का चल रहा है, तो इतनी जब बेहतरीन कंसेप्टों के साथ चल रहा है तो बस एक लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। चलिए कितनी खूबसूरत सा क्वेश्चन, नेक्स्ट में आता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितनी खूबसूरत सा है। क्वेश्चन नंबर 3 आगे आपके स्क्रीन पे कहा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, ये अंकित करता है, बहुत ही खूबसूरत सा है। कहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 50 रुपए अधिक अंकित करता हो, 25 की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। चले आइए एकदम आराम से पढ़िए, कहीं घबराहट की जरूरत नहीं है। हम लोग जैसे ऑफलाइन में पढ़ते थे ऐसा ही पढ़ रहे हैं, एकदम एंजॉय के साथ पढ़ रहे, बड़ी मजा आ रहा है, क्या खूबसूरत तरीके से। कहता है यहाँ से देखिए कि लागत यानी कि सीपी हो गया ये, अगर सीपी आपका कितना, अगर 100 ले लिए तो उसने क्या बोला, एमपी को कितना बढ़ा के करना है, बोला 50% अधिक अंकित कर दीजिए। इससे 50% अधिक करेंगे यानी ग्रेटर देन ये कितना हो जाएगा 150। अब क्या कहता है 150 हो गया तो बोला कि छूट दे दिए 25 का, तो इस पे 25% का छूट देना है, 25% का डिस्काउंट दे देना है। और जब हम 25 का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा 150 और 25 का 75%। ठीक है, 75% यानी 100, तो क्या हो जाएगा ये 50 से 3 और 50 से 2 आए तो कितना हो गया 75 किया कितना हो जाएगा 225 बटा 2 यानी कि कितना होगा 112.5, कितना हो जाएगा 112.5। अब कहता है लाभ या हानि, जब हम यहां से देखेंगे जब भी एमपी से छूट देगा तो वो क्या बन जाता है एसपी, तो एसपी जब बन जाता है तो ये तो एसपी हो गया, ये तो एसपी के नीचे लिखा है यानी एसपी कितना होगा 112.5 यानी 112.50। तो इस तरह से 5, तो ये 100 के केस में करेंगे तो कितनी ज्यादा है एसपी, ये ज्यादा है 12.5 रुपया ज्यादा है, लेकिन 100 के केस में जितनी ज्यादा आता है वही परसेंटेज हो जाता है, ये ज्यादा है तो क्या हो जाएगा इतना परसेंट जो है वो प्रॉफिट हो। यही आपसे बोला कि प्रॉफिट परसेंट कितना, तो 12.5 पॉइंट जो है 12.5% आपका प्रॉफिट। कितनी खूबसूरत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको 100 माना, 50 बनाया 150 हो गया, और 25% का छूट दिया डिस्काउंट, तो 75% लिया, इसका 75 कितना हो जाएगा 225/2 यानी 112 112.5 रुपया। तो 100 के केस में कितनी ज्यादा रुपया 12.5 रुपया, लेकिन परसेंटेज 100 से तुलना करेंगे 100 से तुलना करेंगे 12.5% ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही झकास आपका ये रहा। देखिए नेक्स्ट में आए, कहा एक स्कूल में प्रतिदिन 45 मिनट के 8 पीरियड होते हैं, यदि स्कूल में प्रतिदिन 9 पीरियड हो और यह मानकर कि कार्य समान है तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा। देखिए इस स्कूल में प्रतिदिन आपका क्या है 45 मिनट है, राइट, ठीक ना, और उसने कहा कि 8 पीरियड होते हैं, तो गुना 8 कर दिया तो टोटल टाइम निकल गया, यानी 45 गुना 8 तो टोटल टाइम निकल गया। ठीक है, और 9 पीरियड में बोला, आप कहा कि 8 पीरियड 9 होके स्कूल में प्रतिदिन हम 9 पीरियड होने लगे, तो अब बताता है कि मानकर कार्य समान है तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगी। तो 9 पीरियड है तो 9 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो 9 से जैसा ही डिवाइड करेंगे तो पहले 8 पीरियड, तो टोटल टाइम ये मिनट में आ गया, फिर 9 पीरियड से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5 9 5 45, तो निकलेगा क्या ये समय, यानी एक पीरियड का टाइम कितना, कितने देर का पीरियड होगा 8 5 40, ये 40 मिनट का एक पीरियड होगा। जब ये 9 पीरियड की बात हो एक दिन में तो उतना ही समय में, अब 9 पीरियड उतना ही समय में पहले 8 पीरियड होता था, लेकिन टाइमिंग था कि एक पीरियड का टाइमिंग था 45 मिनट, लेकिन अब कहा कि उतना ही देर में 9 पीरियड हो तो कितने मिनट लेना पड़ेगा एक पीरियड के लिए 40 मिनट, तो इस तरह से 40 मिनट इज द राइट।
बहुत ही आंसर हो गया। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए खूबसूरत सा क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्या कहता है आपके स्क्रीन पे इस तरह से, अब बहुत झकाझक, टेंशन लेके तो पढ़ना ही नहीं, क्या है टेंशन लेके नहीं पढ़ना है हमारे। चलिए कहता है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में, ठीक है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि ये सीपी हो गई और ये एसपी हो गई, 4 पॉइंट क्या हो गई 5। हम लोग को लिखने की भी जरूरत है, वहीं से देख के टिक लगा दें। बोला प्रॉफिट कितना, तो प्रॉफिट कितना होगा एक का, एक का कितना से तुलना करते हैं जब प्रॉफिट और लॉस की काउंटिंग करना हो तो हमेशा सीपी से तुलना करते हैं। 1/4 गुना 100, तो कितना हो जाएगा ये 25% द राइट आंसर, यानी प्रॉफिट हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक लगा दीजिए। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना कहता है वो देखिए। ये क्वेश्चन 5 इज द कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये आपका 6। ये भी खूबसूरत सा है और ये भी रेशियो का ही है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। कहता है किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सोने को गोल्ड नहीं लिखेंगे, सोना को एस से डिनोट कर देंगे, तांबे को टी से, ठीक है। और कहा 3:2 के अनुपात में, राइट। तब आपसे बोला कि आभूषण में सोने का प्रतिशत क्या है, तो सोना गोल्ड नहीं लिख के ऐसे लिखे हैं, तो सोना 3 है तो 3 है, कितना में 3 है 3 2 5 है, गुना यहाँ से कितना परसेंट 100। तो अब ये सोना का जो परसेंटेज हो गया वो कितना हो गया 5 से यहाँ 20, तो इसका मतलब क्या हो गया 60% इज द राइट, ठीक है। ये खूबसूरत सा आंसर हो गया। आप चले आएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, क्या झकास है उसको देखेंगे। नेक्स्ट कहता है एक नाव धारा के दिशा के अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा धारा की दिशा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ये आपसे पूछा, बहुत ही झकास है। कुछ नहीं करना, देखिए मैं क्या करता हूँ। कहता है कि धारा के अनुकूल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है तथा धारा के प्रतिकूल में 4 किलोमीटर, बहुत ही अच्छा। तो हम लोग ये क्या करेंगे, अब ये एक डाउनवर्ड बना लेते हैं, एक जो है अपवर्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो डाउनवर्ड में चालें कितनी है और अपवर्ड में चालें कितनी है। बोला उसने अनुकूल को डाउनवर्ड बोलते हैं 8 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से 8 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अपवर्ड में बोला 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो उसके बाद बोला कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। शांत जल में नाव की चाल होती है, दोनों दिशाओं में चाल जो होती है उसको जोड़ देती है, ठीक है, विपरीत दिशा और धारा की दिशा, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आप 8 और 4 12/2 और 12/2 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, और ये आप लोगों को कंप्लीटली दिखाई दिया, क्योंकि थोड़ा सा आपको यहाँ से, हाँ अब रिमूव थोड़ा सा मैंने कर दिया। तो अब ये कितना निकल गया आपका, शांत जल में नाव की चालें, यानी कि धारा की दिशा वाली और धारा के विपरीत दिशा वाली चालें को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और राइट आंसर निकल जाएगा शांत जल में नाव की चालें। तो अब आ जाएंगे शांत जल में नाव की चालें के बाद देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी खूबसूरत सा है और हम लोग झकास तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। कहा यदि, यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए क्या खूबसूरत सा बोला, खूबसूरत सा बोला कि यदि जो है यहाँ पे थर्ड इस तरह से रूट दिया 8 और ये 197, शायद ऐसा ही लिखा हुआ है, नहीं 87 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ से 87 लिखा हुआ है। 3 to the power रूट अंदर रूट 3 to the power n इक्वल टू 2187, बोला n का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, कहीं पर अगर रूट लिखा होता है x पे, इसका मतलब होता है x पे पावर 1/2, ठीक है। अगर यही x ऐसे लिखा हुआ हो, x पर पावर ये n, तो इसका मतलब हो गया x पर तो पावर n रहेगा इस तरह से, और ये रूट हटेगा तो n हो जाए, ये 2 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, x पे पावर n/2, राइट। इस तरह से आपका हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जब इस तरह से हो गया तो यहाँ भी यहाँ से रूट हटाएंगे, क्या होगा 3 पे पावर n/2, और ये कितना पे होता है 2197। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से देखिए
ये 3 से करते हैं क्या हो जाएगा 7 या 21, 3 दूना 6 और 9 दिया 27, ठीक है। तो 729 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 729 जो होता है किसका 9 का क्यूब होता है, 9 का क्या होता है क्यूब। तो ये यहां से 3 हो गया और ये 9 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं 9 पे पावर 3। अब यहां से 3 हो गया और 3 पे पावर 3 का पावर 2 और ये है तो ना 3 पे पावर 6 हो जाएगा। अब ये 3 पे पावर कितना हो गया, हमने ऐसे तोड़ के बताया, आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हैं 3 का पावर 7। अब बेस बेस दोनों तरफ समान हो जाए तो पावर पावर भी समान होगा, तो n/2 इक्वल टू ये 7, दैट इज n बराबर क्या हो जाएगा 14, और इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 14। जिस ऑप्शन में होगा खटाक से टिक लगा लीजिए, बहुत ही खूबसूरत। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये खूबसूरत सा 9 देखेंगे आप कितनी बेहतरीन तरीके से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि x इक्वल x प्लस यहां से x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया हुआ है और बोला 6x, यहाँ से बोला यहाँ से 6x बाई, देखिए कितनी खूबसूरत है, बोला यहाँ से x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला, ऐसा प्रश्न का मान क्या होगा। तो जरा गौर से देखिए, अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं ऐसे कि x जो है यहाँ से अंश में भी और हर में भी x से क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा, तो x से अंश में भी डिवाइड कर दूं, x से हर में भी डिवाइड करूं, तो 6x में x से डिवाइड करूंगा तो केवल 6 बचेगा, और इसमें डिवाइड करूंगा x स्क्वायर में x से तो केवल x बचेगा, x में x से डिवाइड करूंगा 1, ये हो जाएगा 1/x। तो अब क्या देख रहे हैं कि 1x प्लस 1/x के लिए तो यहाँ से 5 हो गया ना, तो क्या आंसर होगा ऊपर में 6 और इसमें 5 और 1 मिलके 6 कट गया, तो आंसर कितना निकल गया 1। आप ही बताइए कितनी झकास तरीके से आंसर आ गया 1, बहुत ही झकास तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 9 का सी आंसर हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, अलजेब्रा इतनी मजेदार जा रहा है। तो चलिए, और अच्छा लगता होगा तो कमेंट बीच बीच में करते रहिए ताकि एनर्जी मिले, और एनर्जी मिलेगा तो फिर नए जोश के साथ फिर अगला वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और इसी तरह रेगुलर क्लास करते रहिए और वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो जरूर शेयर किया कीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे 10 क्या कहता है उसको हम लोग, और 10 आपकी झकास है, बोला कि नीचे दिए गए मापों के समूह में से कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की भुजाएं बन सकता है, ये आपसे प्रश्न किया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाक से हम लोग यहाँ से इजी वे में इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन ड्रॉ कर राइट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से, लेकिन दिखेगा नहीं तो थोड़ा सा मैं यहाँ से लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दिखना भी चाहिए। कहा 692, यहाँ से 962, इस तरह से सेंटीमीटर लगा लेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी बोला आपसे 11 3 12, 11 3 12, और सी बोला आपसे यहां से खटाक से कहा 3 5 8, 3 5 8, और डी बोला, कहा डी में 5 7 13, 5 7 13, ठीक है, इस तरीके से। कहा नीचे दिए गए माप के समूहों में से कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की भुजाएं बन सकता है, तो किसी त्रिभुज की भुजाएं बन सकता है, तो त्रिभुज की भुजाओं के लिए हम लोग जो मापदंड है, क्या मापदंड है कि किसी भी दो भुजाओं का सम, राइट, यहां से किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का सम, यानी सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन टू द थर्ड साइड्स, यानी कि सम ऑफ क्या हो जाएगा टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का दो भुजाओं का सम जो है ग्रेटर देन टू द थर्ड साइड्स, यानी कि तीसरी भुजा की क्या हो ग्रेटर हो, तो तीसरी भुजा क्या हो गया 80 हो जाए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन टू द थर्ड साइड्स, ठीक है। और ये दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या है
कि सम ऑफ टू साइड इज नॉट इक्वल टू द थर्ड साइड्स। ये तीनों कंडीशन को देखना है और तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो वही होगा। तो हम लोग को किसी त्रिभुज की तीन कंडीशन है, इसको रिमेंबर कर लेंगे, एकदम रिमेंबर करके रखेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप इसको रिमेंबर है आपका, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ से किसी भी सम ऑफ टू साइड, अगर 6 और 2 को 8 किया, 8 करेंगे तो क्या होगा, तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। अगर 6 और 2 को जोड़ा यानी सम ऑफ टू साइड्स, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो सम होगा वो तीसरी से बड़ी होगी। लेकिन 6 और 2 को जोड़ा तो 8 हुआ जो 9 से छोटी हो गई, मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं किया, दिस इज रॉन्ग। अब चलेंगे यहाँ से कि अगर ये 12 और 11 और 3 कितना होगा 14, जो तीसरी से बड़ी है, तीसरी से बड़ी है, और ये दोनों का अंतर 8 आ गया जो तीसरी से क्या हो गई, छोटी हो गई, ये सही है। फिर इसमें देखता हूँ 5 और 3 8, यानी 2 का सम जो है तीसरे के बराबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बराबर हो गया, आंसर नहीं होगा। फिर 7 और 5 मिलके कितना होगा 12, जो तीसरी से छोटी हो गई, तीसरी से बड़ी होनी चाहिए सम, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और त्रिभुज की ये कंडीशन होता है, आप इसे याद कर लेंगे, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए 10 का बी हो गया, खूबसूरत सा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही खूबसूरत सा, और शायद ये भी आपको दिख रहा होगा कि ये भी आपकी ज्योमेट्री की मेंस्ट्रुएशन है। किसी समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 20 सेंटीमीटर हो तो उन दो भुजाओं का अनुपात 4:3 है, तो भुजाओं की लंबाई क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा। चलिए फटाक से हम लोग सॉल्व करेंगे। कहा उसको देखिए, कहा कि समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 20 हो, यहां से अगर कर्ण 20 हो, ये वाली कर्ण हो गई 20 और ये हो, और शेष अन्य दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, एक 4x के अनुपात में और एक 3x के अनुपात में। चाहे x नहीं मानिए यहाँ से, तो इसको क्या मानिए यहाँ से देखिए, इसको अगर 4 के अनुपात में मानेंगे, इसको 3 का, तो हम लोग बचपन से जानते हैं 4 3 5 का। इसका मतलब ये हो गया कि अनुपात 5 बराबर 20, क्योंकि 4 3 है तो अनुपात में ये 5 होगा, जबकि इसकी माप 20 दिया हुआ है 20, तो अनुपात में 5 इक्वल टू 20, तो अनुपात में 1 बराबर कितना 4। तो आपको निकालना क्या है, अन दो भुजाओं की लंबाई। तो एक भुजा क्या हो गई, एक भुजा हो जाएगी यहाँ से 4 गुना 4 16 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा हो जाएगी 4 गुनी 3 यानी कि 4 दिया 12 सेंटीमीटर, और यही दोनों 16 और 12 सेकंड भुजाएं निकल के जाएगी, यानी सेकंड दोनों राइट आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। देखिए 4 3 पाइथागोरस थ्योरम में 4 3 5 का रिलेशन होता है, तो वही कर्ण का अनुपात में मान 5 है और वही कर्ण आपका 20 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुपात में 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इट मींस अनुपात 1 इक्वल टू 4। 5 से इसको 4 बार में काटा, 1 बराबर 4 तो 4 बराबर 16 और 3 बराबर 12, यही अन दो भुजाओं की माप 16 और 12 निकल गया। खटाक से आंसर मारिए। अब चलिए आइए खूबसूरत सा 12 देखिए क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 12, और आपके स्क्रीन पे ये रहा, मजा आ रहा होगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा सर अच्छा चल रहा है। और जब आपको ये टॉपिक और इसको करने से आपका रेलवे ऐसा सिस्टम निकलने वाला है प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, क्योंकि अब रेलवे में भी आपका एसएससी के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछने लगा है। मैथ की वेटेज जो है पहले से बहुत, आप अगर यही 15 साल पहले 20 साल पहले की बात अगर रेलवे की करेंगे, तो आज से क्या 10-12 साल पहले की बात करेंगे रेलवे में, तो उस समय मैथ की वेटेज क्या थी, 10 क्वेश्चन तो बहुत हो गया, 3 4 5 6 7 उंगली पे गिन लीजिएगा, वो 5 क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है वेटेज था जीके जीएस का। लेकिन अब जो नया पैटर्न आया है उसमें क्या मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा हो गई, मतलब जीके की घट गई। तो इस तरीके से इसको आप एसएससी का सेट बनाइए और रेलवे में आपको एक भी छूटने वाला नहीं है। तो अब चले आइए अगला जो कंसेप्ट का था वो देखिए, ये जो कंसेप्ट है केवल सीख लीजिए, मैं जो बताता हूं उसको याद कर लीजिए और कभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन आ रहा उसी फंक्शन का स्क्वायर का सम अगर 1 गिवन हो, दिया हुआ हो, तो आगे कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो उसी के वर्ग का
कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो, इसी के वर्ग का सम दिया हुआ, तो इसका वर्ग ये cos स्क्वायर है और इसी का वर्ग कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये जो होता है इसका सम जो होता है ये भी 1 के ही बराबर होंगे, ये भी किसके बराबर होंगे, 1 के ही बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं, करिएगा तो कर सकते हैं लेकिन करने की कोई जरूरत है, मैंने क्या बताया उसको सुनिए गौर से। कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे sin a एक फंक्शन है और इसी का वर्ग, इसी का स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर है, और दोनों का सम अगर 1 गिवन है तो आगे जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन होंगे उस सब का वर्ग का योग हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे ये cos स्क्वायर a दिया हुआ है, cos स्क्वायर a, तो इस ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, तो खुद ये स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, क्या होगा cos पावर रेज टू 4, ये पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया, मतलब इसका स्क्वायर करने पे तो दोनों का सम क्या होगा 1 के बराबर होगा, जब ये 1 गिवन होगा तब। तो चलिए इसको सॉल्व नहीं करना, बस जैसे मैंने बताया उसको याद कर लीजिए। अगर इसका ये दिया हुआ और इसी में आपका यहाँ से क्या देता कि अगर ये 10 और प्लस यहाँ से tan स्क्वायर ये भी आपका 1 हो जाएगा। कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन मैंने बोला ये और इसका स्क्वायर का सम हमेशा 1 के बराबर होगा जब ऊपर में गिवन होगा तो चलिए ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए और तब जाके आंसर दीजिए, इतनी एकदम छोटी छोटी क्वेश्चन है। कहता वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इतना को भाग करने पे परिणामी संख्या पूर्ण घन प्राप्त। कहता कोई छोटी संख्या है और उस संख्या से जब इस संख्या को भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो बचता है प्राप्त संख्या वो जो है पूर्ण घन हो जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर आपके पास 37044 राइट, और इसको क्या कीजिए 4 से, यहाँ से 4 से भाग दीजिए तो क्या होगा 9 चौका 36, 1 0 हो गया, 4 दूनी 8, 24 हो गया, 6 चौक 24 और ये 1, इसका मतलब ये 4 गुना और 92 61 1 का क्यूब होता है। 92 61 जो होता है यहाँ से कितना होगा 21 का क्यूब हो जाएगा। तो अब इस संख्या को किससे भाग देंगे कि जो प्राप्त संख्या होगी वो तो पूर्ण घन हो जाएगी। यही प्रश्न में किया ना, कहा इसमें कि अगर इसको आप 4 से भाग देते हैं तो ये कट जाएगा और कटने के बाद जो संख्या बचेगी वो पूर्ण क्या होगी, पूर्ण घन होगी। इसके लिए क्या होगा, इस संख्या को क्या करेंगे 4 अगर नहीं होगा तो जो बचेगा तो किसका क्यूब बचेगा, ये तो पूर्ण घन होगी, तो क्या होगी भाग डिवाइड, भाग देने वाली संख्या क्या होगी यहाँ से यही 4 जो होगी वो डिवाइडिंग नंबर हो जाएगा, डिवाइडिंग नंबर्स हो जाएंगे। इस 4 को क्या बोलेंगे डिवाइडिंग नंबर 4 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 कट जाएगा और जो बचेगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। तो कितनी खूबसूरत सा आंसर है वो। चलिए आइए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कितना प्यारा सा है और हम लोग खटाक से बना लेंगे। देखिए कहता का कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना व्यय करता है जितना वो 6 महीने में कमाता है, यानी 6 महीने में कमाए हुए धन को उसने क्या करता है 8 महीना में खर्च कर देता है। 6 महीना कमाता है और 8 महीने में खर्च कर देता है, 6 महीने में कमाता है और 8 महीने में खर्च कर देता है। तो हम लोग ये कर लेते हैं कि मंथली कमाता क्या है, मंथली जो इनकम है वो x है और मंथली जो खर्च है एक्सपेंडिचर है वो y है। I से इनकम और E से एक्सपेंडिचर, क्लियर हो गया। तो कहा कि यहाँ प्रश्न में कि कहा 8 महीने का, देखिएगा 8 महीने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 महीने का जो खर्च है उतना खर्च करता है जितना कि वो यहाँ से ये 6 महीने का इनकम के बराबर x के बराबर, ऐसा ही प्रश्न। तो अब यहाँ से क्या करेंगे y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से x बटा y, ये y को उधर लेंगे तो x बटा y, तो 8 तो इधर है 6 हो जाएगा, यानी 6 को इधर ले आएंगे 8 बटा 6 और y को उधर ले जाएंगे तो x बटा y बराबर हो गया इस तरह से। अब इसको काट देंगे 2 से, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3, ठीक है। अब एक बात और उठती है, ये इनकम यहाँ से देखिए ये खर्च और इनकम का, यानी कि x जो है वो इनकम है, y जो है खर्च है, तो खर्च और यानी इनकम में से खर्च को घटा देंगे, जितनी हमारी इनकम है उसमें से हमारी खर्च को घटा देंगे क्या बचेगा सेव, यहाँ से दोनों का अंतर क्या होगा बचत,
अब बचत अनुपात में कितना हो जाएगा 1 का, बचत जो है अनुपात में कितने का 1 का, लेकिन वो 12 महीने में 6000 रुपया बचाती है, चूंकि एक वर्ष की बात कर रहा है तो एक महीने में कितनी बचाएगी 6000 बटे 12, एक महीने में 6000 बटे 12 बचाएगी। इसका मतलब क्या होगा 12 पंचे 60 यानी 500 रुपया जो है वो एक मंथ में बचा है, यानी कि अनुपात 1 बराबर 500 रुपया हो जाएगा। तो आपको बचा कि उसकी मासिक आय कितनी, मासिक एक्स तो उसकी इनकम है मासिक, तो 500 गुने 4 तो 5 चौका 20 यानी कि 2000 रुपया जो है वो मंथली इनकम है। 2000 रुपया उसकी क्या है मंथली इनकम। कितनी खूबसूरत तरीका हो गया। हमने सपोज किया, क्या सपोज किया कि x जो है इसका मंथली इनकम है और y जो है मंथली आपका खर्च है। तो 8 महीने में जो खर्च हुआ वो किसके बराबर है 6 महीने में कमाया उसका, एक महीने में x रुपया कमाता है 6 महीने में 6x, इस दोनों का रेशियो निकल गया 4:3। ये जो दोनों का अंतर होगा वो तो बचत हो जाएगी, लेकिन बचत दिया हुआ है 12 महीने में 600 रुपया कमाता है बचाता है, एक महीने में कितना 6000 बटे 12, 12 पंचे 60 यानी एक महीना में 500 बचाता है। तो एक बराबर कितना हो गया 500, तो 4 बराबर कितना 2000। चलिए आशा करता हूं बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे। अब चलिए आइए नेक्स्ट, क्या खूबसूरत है वो नेक्स्ट देखेंगे। अब यहां से आ जाइए, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला आपका यहां से, देखिए ऐसे प्रश्न को देख के टिक लगा दीजिएगा, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से a बराबर √2 - 1 √2 + 1, ठीक है, और यहां से b बराबर √2 - 1, ठीक है। अब कहता है कि दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, a गुना b, तो √2 + 1 यहां से और यहां से √2 - 1, राइट। अब यहाँ क्या करेंगे a + b और a - b, a² - b² √2 का स्क्वायर 2 और -1, ये कितना हो गया वो। जब भी ऐसे प्रश्नों में ab को गुणा करने पर 1 आ जाए तो प्यारे बच्चों याद करना है, हल मत कीजिएगा इस प्रश्न को, a + 1 अब प्लस a/b + 1 ऑलवेज 1 के बराबर होता है, याद कर लीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न में 1/a + 1 और 1/b + 1 पूछे तो केवल a और b का गुणनफल करके चेक कर लीजिए ये 1 आता है कि नहीं। अगर 1 आ गया इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यार। अगर नहीं है तो आप इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूं आपको यहां से कि वो a प्लस यहां से 1 प्लस आपका b + 1, जब आप इसको हल कीजिएगा एलसीएम ले, आंसर तो मैंने बता दिया लेकिन एक्सप्लेनेशन यहां से देख लीजिए, ये 1 और ये b + 1। अब यहां से क्या होगा, ये आपका b + 1 ऊपर में आ जाएगा ऐसे, और ये यहां पे आ जाएगा, क्या होगा a + 1। अब जरा ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले को तो ब्रेक कर लीजिए, a से b को तो ab हो जाएगा और a से क्या हो जाएगा यहां से a, ये कितना b और 1 से यहां पे 1। नीचे वाले जरा गौर से देखिए a * b का मान मैंने क्या किया गुना किया तो यहाँ 1 आया, तो ऊपर में कितना हो गया a + b और 2, नीचे में भी क्या होगा आपका a + b और 1 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, और इस तरीके से कट गया आंसर 1। परीक्षा में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखिए a * b बराबर 1 तो 1/a + 1 प्लस 1/b + 1 ऑलवेज क्या हो जाएगा 1 के बराबर, करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप सॉल्व देख लीजिए, उसके बाद लाइफ में कभी ऐसे प्रश्न आ जाएगा तो देखने की जरूरत सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 में टिक करेंगे और आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बहुत ही झकास है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी हम लोग भिन्न का फ्रैक्शन, केवल हम लोग यहाँ से क्या है फ्रैक्शन का ऐड यानी भिन्नों का जोड़ जो होता है उस पे आधारित है, हल करेंगे और आंसर आ जाएगा। कितनी खूबसूरत सा है वो देखिए। अब क्या कहता है यहाँ से, कहा आपका 3y(x + 2) और यहाँ से 2x + 1, राइट। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा a/2x + 1 और यहाँ से b/x + 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए,
कितना अच्छा क्वेश्चन है शो, देखिए मैंने लिखा, आप उसको ब्रेक कर दीजिए अच्छे से और आपका अच्छा आंसर आ जाएगा। a/2x+1 प्लस b/x+2, और इस तरीके से आंसर दिख रहा है आप लोगों को, एकदम दिख रहा होगा। फटाफट हम लोग सवाल बनाएंगे इसको अभी, खट खट। देखिए अब ये x से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका ax प्लस ये 2b, और ये b से इसको ये वाली टर्म यहाँ पे आएगी तो गुना होके क्या हो जाएगा 2xb प्लस आपका b, और नीचे में क्या हो जाएगा 2x+1 यहाँ से और x+2, यानी कि ये वाली टर्म ये वाली से कट गई। तो अगले स्टेप में ये 3 हो गया। अब x को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, यहाँ से a प्लस 2b, यानी ये वाली टर्म में और ये वाली टर्म में कॉमन हो, शेष बच गया आपका यहाँ से कितना 2b। गौर से देखिए, गौर से यहाँ से देखेंगे क्या बचेगा, एक तो यहाँ पे मैंने a से क्या दिए ax और ये 2b ना होके 2a हो जाएगा, राइट। ये क्या बन गया 2a, लास्ट में ये b है। कितनी झकास है ये देखिए। अब इस टर्म में x का कोई टर्म है, इस इधर यानी लेफ्ट साइड तो x का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब x के जो कोफिशिएंट में होंगे a प्लस 2b वह किसके बराबर होंगे 0 के बराबर, और ये कांस्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है, ये जो कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस b इसका इक्वल टू किसके बराबर 3। अब यहाँ से a का मान क्या होगा -2b, और यही a का मान इसमें पुट कर दीजिए, तो a की जगह पर जब 2b पुट कीजिएगा तो 2 into a है, इसका मतलब इसी a को दुगुना कर लीजिए 2a, और 2a बराबर क्या हो जाएगा -4b। अब ये 2a की जगह पर क्या पुट करेंगे -4b पुट कर देंगे तो ये क्या होगा b = 3। यस होगा। अब यहाँ से देखिए 4b यानी कि आपका 3b = 3, 3 कट गया तो b = कितना निकल गया -1, और जिस ऑप्शन में -1 है वो आपका राइट आंसर हो गया। कितनी खूबसूरत सा आंसर हो गया, यहाँ से देखेंगे बहुत ही झक्कास, मजा तो आ रहा है। चलिए और हम लोग पर डे इसका प्रैक्टिस करेंगे, पर डे एकदम इस सवाल को पर डे देखिए, और पर डे आपको आपका इतना का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये क्लास मजा आने वाला क्लास है पर डे, और इसको बनाते चलिए, बस आपकी परीक्षा में सोचना नहीं पड़ेगा। अगर पर डे में यहाँ इसको आप पढ़ते हैं ऑनलाइन तो आपको कभी परीक्षा में सोचने की जरूरत नहीं, आप चलते चलते कहीं भी हो तो बस मोबाइल का ये देख लीजिए, 20-25 मिनट का रहता है और आराम से सवाल का मजा आ जाएगा। बोला एक त्रिभुज ABC में कोई एक त्रिभुज है ऐसे, और एक त्रिभुज ABC में, ठीक है, एक त्रिभुज ABC में BAC = 90, ये B है, यहाँ से A है और ये C है, BAC बराबर क्या दिया 90, एक त्रिभुज है BAC बराबर आपका कितना दिया 90, यहाँ पे ऐसे लिखा। अब कहा AD BC का लंब है, AD जो है वो BC पर इस तरह से लंब है, तब प्रश्न में बोला AD बराबर कितना है 6, राइट। फिर कहता है BD बराबर कितना है 4, तब आपसे प्रश्न बोला कि BC का मान जो होगा वो क्या होगा फाइंड कीजिए यहाँ से यहाँ तक। कुछ नहीं करना है, ये जो रिलेशन होता है AD का स्क्वायर = ये होता है BD × DC या CD। BD का मान यहाँ से 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये BD बराबर ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से CD, इसका मतलब CD बराबर क्या हो जाएगा 4 से ये 9, यानी कि 9 आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया CD = 9 आपका आंसर हो गया। तो CD का मान 9 आया, लेकिन CD तो आपसे पूछा नहीं है, पूछा आपसे क्या है BC, अब BC बराबर क्या होगा BC बराबर CD प्लस BD, तो CD आपका 9, BD आपका 4, 9 और 4 13, यही आपका राइट आंसर 13 यानी 30। तो देखिए कितनी झकास तरीके से, तो इसमें एक कांसेप्ट ये लगा, अगर ये कांसेप्ट पहले से मालूम होगा तो सवाल बनाने में कोई टेंशन नहीं होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है, ये भी ज्योमेट्री का है, और ज्योमेट्री बनाने में मजा आता है, बस केवल कांसेप्ट रहता है और गुना भाग कम रहता है, कांसेप्ट रहता है, कांसेप्ट है तो सवाल ही खटाक से बनता है। और अच्छा लग रहा होगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, जी सर अच्छा लग रहा है, इसी तरह बनाते रहिए, ठीक है। चलिए कहता है D और E एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC
क्रमशः बिंदु AD 8, BD 12, AE 6, EC 9, तो BC किसके बराबर होगा? तो यहां से एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये आपका A हो गया, यहां से B और ये C, और ये पार्ट आपका D बोला और यहां से E बोला। प्रश्न एक बार पढ़ लेता हूं। बोला कि DE जो है ABAC पर है, AD इक्वल टू 8 है, BD इक्वल टू 12 है, तो टोटल AB कितना होगा? 12 और 8 20 टोटल, राइट। अब उसके बाद बोला AE जो 6 है और AE 6 है और EC 9 है, इस तरीके से ये पूरा कितना होगा? 9 और 6 15, ठीक है, 9 और 6 15 होगा। तो बोला, तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला कि AD, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं यह DE जो होता है अब बटे ये BC, ये वाला BC, D के साथ बटा BC, ये D के साथ क्या होता है? AD बटा ये पूरा AB, यह AD जो होता है ये पूरे AB के बराबर, ठीक है, के साथ बराबर। ये इधर से A जो होता है उसका अनुपात पूरा AC के साथ, और यही तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये थ्योरम है। ये D जो होता है या BC AD, अब यहां से बराबर होता है, चेक करके देखते हैं वास्तव में है या नहीं है। तो चलिए, यह आपका D तो होगा ही बटा में BC, और AD का मान खोजता हूं 8, और यहां से BD पूरा AB जो है यह 20 निकल गया, यानी कि 8 और 12 को जोड़ दिया। वही चीज यहां से क्या है? A का वैल्यू 6, और यहां से पूरा AC कितना हो जाएगा? 15। अब इसको 4 से काटूंगा 2 बार, 4 से 5, 3 से काटूंगा 2 बार, 3 से 5, तो अब क्या निकल गया? 2/5। इसका मतलब है 2/5, ये भी 2/5, इसका मतलब DE बटे BC बराबर 2/5, राइट। लेकिन आपको चाहिए BC का मान, BC का मान चाहिए तो क्या होगा? BC ये उधर चला जाएगा, अब 5 इधर आ जाएगा, 5 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया, और इस तरह से DE हो गया। जिस ऑप्शन में BC इक्वल टू 5/2 इंटू DE दिया हुआ हो वो राइट आंसर होगा। और इस तरीके से सवाल में कुछ नहीं, ये अगर थोड़ा मालूम है तो देखिए मैंने कितना लिखा, 1 और 2, 1-2 स्टेप लिखा और इस तरीके से राइट आंसर हो गया। तो आप भी कर सकते हैं। और एक ही चीज सोचिए, जब सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, तो करना स्टार्ट कर दीजिए। कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए और देखिए कि आप में कितना परिवर्तन आता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। ये भी कंसेप्ट बेस्ड है, अगर कंसेप्ट आपके पास है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कंसेप्ट आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस आप स्टार्ट हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट हो जाए। देखिए क्या कहता है, बोला ABC, यहां से ABC जो है इस तरीके से आपका क्या दिया हुआ है? ABC, A B और ये C। ABC जो है वह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A इक्वल टू 90 दिया हुआ है, और इस तरीके से B हो गया, ये A 90। जब A 90 हो गया इसका मतलब BC का सम जो होगा वो 90 डिग्री हो गया। जब आपका A दिया हुआ है 90 डिग्री, इसका मतलब शेष दोनों कोणों का सम जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। चलिए कोई बात नहीं है। अब प्रश्न उठती है यहाँ से कि आप बता दीजिए cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C का वैल्यू क्या होगा? ये प्रश्न पूछा ना। तो अब देखिए A का मान आपका यहाँ से 90 पुट करेंगे, A का मान 90, तो cos 90 क्या होता है? 0। उसके बाद ये दोनों cos में हो और स्क्वायर में हो और सम में हो, तब ये दोनों एंगल्स का सम अगर 90 दिया हुआ हो तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1। इसका मतलब 0 प्लस 1 मिलके क्या होगा? आपके 1 के बराबर। इस पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत सा हो गया। जब भी दो कॉस हो, दोनों का स्क्वायर के फॉर्मेट में और उसके जोड़ हो, तो ये दोनों एंगल्स का सम यदि 90 होता है, बी और सी का सम 90 होता है, तो cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी का वैल्यू 1 होगा। ये फॉर्मूला है। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो cos यहाँ से इसका पूरा का पूरा मान कितना निकल गया? 1 इज द राइट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। और इस तरह से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। अब हम लोग यहां से करेंगे नेक्स्ट। ये रहा आपका नेक्स्ट। देखिए सवाल क्या कहता है, हम लोग आगे नेक्स्ट पे।
सवाल एकदम झकास है। चलिए, आपसे यहां से प्रश्न बोला कि 8,000 रुपए की राशि 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9261 हो जाएगी, मतलब क्या हम मिश्रण भी मान। तो इस तरह के प्रश्न में क्या लिखते हैं, सीआई के केस में 1 + r/100, राइट, और टू द पावर n इक्वल टू a/p। a का मतलब अमाउंट और p का वाई प्रिंसिपल। तो r का वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ है, r बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5%। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 + 5/100, राइट। अब पावर तो निकालना ही है, n तो निकालना ही है। ये 9261 नहीं 9261 और नीचे में 8 ये हो गया, राइट, इस तरीके से। तो अब यहां से 5 से इसको काटेंगे कितना 20, ये क्या हो जाएगा 21/20 पे पावर कितना हो जाएगा n, और इधर से आपका 21 का क्यू दिया हुआ है, ये 20 का क्यू हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा n। अब देखिए बेस दोनों में समान है, यहां से पावर 3 होगा, ये बेस दोनों में क्या है समान है। जब बेस समान हो तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3। अब गौर से देखिए सीआई के केस में ये फॉर सीआई का फॉर्मूला है, फॉर सीआई के लिए क्या होता है सीआई के केस में कि जब भी इस तरह से बोलेगा कोई भी धन जो है इतना हो जाती है इतने रेट प्रतिशत की दर से, तो किसी वर्ष में कितने वर्ष में, तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा 1 + r/100 टू द पावर n, ऊपर में बड़ा वाला नीचे में छोटा वैल्यू, बड़ा वैल्यू को मिश्रण बोलते हैं, छोटा वैल्यू को प्रिंसिपल बोलते हैं। लिखिएगा फटाक से, कितनी खूबसूरत सा आंसर है। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट देखिए क्या कहता है आपका, ये भी झकास तरीके से बनने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला कि 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब कि ये अगर टावर हो जाए और उसके सामने में एक भवन है ऐसे, ठीक है, कहा कि 200 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से 20 मीटर 200 नहीं 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष ये रहा, ठीक है, शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहां से उन्नयन कोण ऐसे कर दो, यहां पर ये 60 डिग्री बनाता है, ठीक है। फिर कहा और पाद तलों का अवनति कोण, यहां से पाद तल होगा इसकी अवनति कोण यहाँ कितना है, वो बोला 45 डिग्री, हो गया। तो बोला टावर की ऊंचाई क्या। अब देखिए गौर से, सबसे पहले तो ये 60 डिग्री, तो अगर मैं ये वैल्यू अगर 1 ले लेता हूं, अगर ये अनुपात में 1 लेता हूं, गौर से पहले वो अनुपात 1 लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये अगर 20 है, अगर ये समकोण त्रिभुज यहाँ बना और ये 45, तो यहाँ भी 45 ही बनेगा। और किसी भी समकोण त्रिभुज में दो कोणों अगर बराबर हैं, दोनों साइड भी बराबर होंगे, ये 20 तो ये भी 20 होगा, राइट। अब देखिए ये 20 होगा तो ये इसी के पैरेलल है, ये भी 20 होगा। और मैंने आपको बताया था कि सवाल में किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर ये 30 डिग्री हो, अगर ये 60 डिग्री, तो 60 के बगल वाली भुजा का माप अगर x मालूम हो तो x में √3 से गुणा करने पे 30 डिग्री के बगल वाली भुजा का मान निकल जाता है। ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट बता दिया। उसी तरह से 60 के बगल में 20 मालूम है, जैसे यहाँ x मालूम था, x में √3 से गुणा कर दिए तो 30 के बगल वाला भुजा का माप निकल गया। उसी तरह से 60 के बगल वाला 20 मालूम है और इसमें √3 से जैसा ही गुणा करेंगे तो ये जो है यहाँ पर वाली जो 30 बनेगा उसके बगल वाली भुजा का माप जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का माप। तो अब ये टावर का ये 20 है तो ये 20 होगा। अब यहाँ से क्या होगा, इस पूरी हाइट को ही तो टावर की ऊंचाई है, तो क्या हो जाएगा h बराबर 20 और √3 का वैल्यू 1.732 और प्लस 20 नीचे 20। अब ये क्या हो जाएगा 17 से 34 64, ठीक है, 1 0 2 अंक के बाद दशमलव ऐसे, और यहाँ से गलत तो नहीं लिख दिया, आपका 3 अंक है ना, 3 अंक के बाद दशमलव ऐसे और 20 जोड़ देंगे क्या होगा 54.64 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 54.64 इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से निकल गया। ये कंसेप्ट मालूम है तो कहीं मैंने ट्रायगोनोमेट्री का मतलब ट्रायगोनोमेट्री का tan cot नहीं लगाया,
लेकिन जब ये हार्ट एंड डिस्टेंस बनाते हैं पेन कोट लगा दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से कंसेप्ट भी इस सवाल को बना सकते हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से। और आशा करता हूं आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार लगा, आपको मन लगा होगा, और आप लोग जितनी मेहनत करते हैं ना ये मुझे पता चलता है। तो इस तरीके से इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, और मेरी दुआएं मेरी आशीर्वाद आपके साथ बिल्कुल बना हुआ है। आप जो मन में बैठाए हुए हैं वो आपकी इच्छा पूरी हो, इसी शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं तक। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।